हाँ तो भाई जय हिंद सभी साथियों को नमस्कार। तो आपा पढ़ा हा एसएससी जीडी के लिए स्पेशल महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के 20% सुपर 20 क्लास बहुत अच्छी लगी आपको। धन्यवाद क्लास देखने के लिए, अंत तक बनने के लिए। और इसी प्रकार देखो, मुझे दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है कि आप सभी साथी मेहनत कर रहे हो। बिल्कुल इस देश को बदलेगी तो युवा शक्ति, और युवा शक्ति पूरी जी जान से मेहनत करेगी। ये बात ठान लो मेरे भाई, ठीक है। हाँ तो आज जो क्लास नंबर वो 3 है, जीडी जीके जीएस ने हमने टारगेट लिया सुपर 20 प्रतिदिन प्रश्न करेंगे। और हम हद तक जो है वो आंकड़े को कवर करते जा रहे हैं। 2 दिन में आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होगा कि हम एक अच्छे लेवल के ऊपर खड़े हैं। हाँ गुरुजी, अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। अच्छा तो आज का प्रश्न पहला क्या गुरुजी? आज का जो पहला प्रश्न है वो ये बोल रहा है कि किस महासागर को हेरिंग, क्या भाई, हेरिंग पॉन्ड के रूप में जाना जाता है? तो इसमें से कौन सा महासागर है जिसे हेरिंग पॉन्ड के रूप में जाना जाता है? पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बताओ कि महासागर की संख्या कितनी है। तो महासागर की जो संख्या है वो है 5। महासागर की संख्या कितनी है? 5। और 5 महासागर क्षेत्रफल के हिसाब से आप क्रम याद रखोगे। किसके हिसाब से मेरे दोस्त? क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल के हिसाब से अपने क्रम देखें तो देखिएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर अपने क्रम देखें तो देखिए क्या देखना है। 5 महासागरों का क्रम, 1 2 3 4 5। सबसे बड़ा जो महासागर है उसका नाम अपने पढ़ते हैं प्रशांत महासागर। ये क्या लिखा हुआ है गुरुजी? ये लिखा है 3। 3 को उल्टा कर देंगे तो बनेगा है, और है से हो जाएगा हिंद महासागर। है से क्या हो जाएगा दोस्त? हिंद महासागर। और 5 नंबर पे छोटा नाम जो सबसे अंत में आएगा आर्कटिक। एक अंटार्कटिका, एक अंटलार्टिक। अंटलार्टिक दूसरा सबसे बड़ा है, अंटलार्टिक दूसरा सबसे बड़ा है, और अंटार्कटिका दूसरा सबसे छोटा है, अंटार्कटिका। फटाफट ये 5 आप याद करो। देखो 3 तो आपको याद ही है, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। 3 को उल्टा कर दोगे तो है बन जाएगा हिंद महासागर। और 5 नंबर पे आर्कटिक जिसका नाम छोटा है। मानसून भारत में कहां से आता है? तो मानसून की जो उत्पत्ति मानी जाती है, मानसून का जो उत्पन्न होता है वो यहीं से होता है। मानसून की जो उत्पत्ति जो है बताइए वो कहां से होती है? वो इसी महासागर से होती है। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। अब फटाफट इसका जो राइट उत्तर है वो बता दीजिएगा मेरे साथी। बिल्कुल, हाँ गुरुजी, इसका जो राइट उत्तर हुआ हेरिंग पॉन्ड के नाम से अटलांटिक महासागर को जाना जाता है। कौन से महासागर को? वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही जवाब जो है वो दिया है, अटलांटिक। ये मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ अटलांटिक महासागर को। बिल्कुल मेरे दोस्त, इसी प्रकार अपने आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? अरे बड़ा वही है, वही गहरा है। सबसे गहरा महासागर भी कौन सा है? और सुनामी वगैरह जो आती हैं वो किस महासागर से आती हैं? तो सुनामी वगैरह सर्वाधिक जो आती हैं वो प्रशांत महासागर से आती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न ये है कि भारत में वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो वानस्पति वानस्पति सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर पूछा है। मेरे दोस्त एक बात मुझे ये बताओ कि भारत में वन शोध की संस्था कहाँ है? भारत में कहाँ? भारत में वन जो संस्था है, वन शोध की संस्था है, वन अनुसंधान वन केंद्र जो है वो कहां पर है? तो गुरुजी वन की जो संस्था है वो है देहरादून में। कहां पर है? देहरादून। देहरादून के अंदर। वेरी गुड, ये बात तो चलो मुझे मिली। तो फिर एक ये बताओ, वनस्पति जो सर्वेक्षण है वो कहाँ मुख्यालय है? तो वनस्पति सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो है कलकत्ता में। कहां पर है? कलकत्ता के अंदर। बोलो याद हो जाएगी ना इतनी बात? बिल्कुल गुरुजी, कलकत्ता जो है, कोलकाता जो है वो हमें याद हो जाएगी। अच्छा, दिल्ली को राजधानी जो बनाया गया वो कब बनाया गया? कलकत्ता से जो दिल्ली को राजधानी ट्रांसफर किया था वो किया था 1911 के अंदर। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और आप सभी साथियों को ये प्रश्न जो है याद होना चाहिए। एक दोस्तों एक प्रश्न और देखो 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 इधर। सबसे पहले जो दिल्ली राजधानी बनी थी वो किस राजा ने बनाई थी? तो दिल्ली जो राजधानी है सर्वप्रथम लाहौर से दिल्ली राजधानी, लाहौर से राजधानी किसको बनाई? दिल्ली को। लाहौर से जो दिल्ली राजधानी बनाई गई वो इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई, ठीक है। ये प्रश्न जी है याद रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट उत्तर हो जाएगा कोलकाता, ठीक है। अब बात करते हैं रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंची बहुउद्देशीय जो सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है? वो बांध जो अनेक उद्देश्य से बनाया गया हो, जिससे बिजली का उत्पादन भी कर सके,
कृषि भी कर सकते हैं, कृषि भी कर सकते हैं, और पीने के लिए पेयजल के रूप में भी हम इस जल का प्रयोग कर सकते हैं। तो वो बहुउद्देशीय होता है। वो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? मैं आपको सभी बांध के जो है वो बांध लिख देता हूं, सभी बांध की जो नदियां है वो लिख देता हूं। राणा प्रताप सागर जो बांध है वो चंबल नदी पर। बिल्कुल गुरुजी, ये तो हमें याद है। अरे वाह, ये आपको याद है तो नेक्स्ट पढ़ लो। हीराकुंड, हीराकुंड, हीरकुंड नहीं है, हीराकुंड। हीराकुंड जो बांध है, हीराकुंड जो बांध है वो है महानदी पर। कौन सी नदी पर मेरे भाई? महानदी के ऊपर। और हरि के बैराज, अरे हरि के बैराज तो है सतलज नदी पर। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर। और अब बच गया कौन सा? रणजीत सागर। और रणजीत सागर हिमाचल प्रदेश के अंदर। रणजीत सागर कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। रणजीत सागर जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल मेरे साथी, मेरे भाई, सभी जो है उसका राइट उत्तर आप बता दीजिएगा कि रावी नदी पर जो है वो कौन सा है? रणजीत सागर बांध। कौन सा बांध? रणजीत सागर। एक बार और बोलो, रावी नदी पर कौन सा बांध है? रणजीत सागर, हिमाचल प्रदेश के अंदर। भारत में पहला सूती वस्त्र का कारखाना कहां स्थापित किया गया? अब इसमें थोड़ा सा डाउट बनता है। ऑप्शन दोनों दे दिए, कोलकाता भी दे दिया, मुंबई दे दिया। मैं तुम्हें कहानी बताता हूं, फिर डील कैसे करनी है ऐसे प्रश्नों से वो भी बताता हूं आगे। ठीक है, सुनना ध्यान से। अगर बात करें सूती वस्त्र की, तो सूती वस्त्र की आजादी से पहले बात करें, सूती वस्त्र की अगर हम आजादी से पहले बात करें तो बात आएगी 1818 की। 1818 के अंदर कोलकाता के अंदर, कहां पर? कोलकाता में एक स्थान है फोर्ट ग्लास्टर। फोर्ट ग्लास्टर। नानाबाई जी के समय, नानाबाई के समय 1818 में एक मिल स्थापित की सूती वस्त्र की, लेकिन वो मिल असफल हो गई थी। कैसे हो गई? असफल। फिर 1954 के अंदर, 1954 यानी देश आजाद के बाद पहली मिल जो स्थापित की वो की थी मुंबई के अंदर। सीपनिंग ऐसे करके कोई नाम था मिल का, है ना? वो कहां पर स्थापित की? मुंबई में। मुंबई, और मुंबई को बोलते हैं भारत की कॉटन पॉलिसी। कॉटन पॉलिसी जो है वो किसे कहते हैं? मुंबई को। तो वस्त्र नगरी की राजधानी, वो भी मुंबई को बोलते हैं। वस्त्र नगर की राजधानी, वो किसे बोलते हैं? मुंबई को। मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। और इसका जो राइट उत्तर माना जाएगा इस प्रश्न का, अगर दोनों आ जाएं तो आपको डील करना है मुंबई के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना। अगर ये, क्योंकि यहां पर पहली जो मिल थी वो सफल, और एग्जामिनर सफल का ही पूछता है, सफल का नहीं पूछेगा। अगर असफल का पूछेगा तो लिख के देगा, नहीं देगा तो आप मुंबई उत्तर करके आना। ठीक है। दिया सलाई उद्योग कहां है सर? अरे दिया सलाई उद्योग नहीं पता। दिया सलाई जो उद्योग है वो कहां पर है? दिया सलाई जो उद्योग है वो गुजरात में है। और माचिस कारखाना, माचिस कारखाना जो वो भी कहां पर है? माचिस कारखाना सबसे पहले भारत का माचिस कारखाना गुजरात में ही स्थापित किया गया था। ले मेरे दोस्त, ये बात भी जो है वो याद रखना। ठीक है गुरुजी, आ जाओ नेक्स्ट पर्सन पे। इसका उत्तर बता दिया ना, तो इसका उत्तर मुंबई होगा। शासन गिर, अरे गिर वन, गिर से याद रखो, गिर कहां पर है? गिर है गुजरात में। तो यहां पर गुजरात ऑप्शन दिख रहा है क्या? बिल्कुल गुरुजी दिख रहा है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। तो शासन गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? गुजरात में। अब मैं तुम्हें दो बात बताता हूं, उन दो बातों को याद रखना मेरे दोस्त। सबसे पहले जो परियोजना आई थी उसका नाम क्या था? तो आप कहोगे गुरुजी सबसे पहली जो परियोजना चली थी उसका नाम था शेर परियोजना। शेर परियोजना की शुरुआत होती है 1972 में। और वन संरक्षण अधिनियम कब बना? वन संरक्षण, वन संरक्षण एक्ट जो बना था वो भी 1972 में ही बना था। ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व जो परियोजना है उसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है 1 अप्रैल 1973 में। ठीक है। इसके बाद जो परियोजना आई थी वो आई थी मगरमच्छ, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। मगरमच्छ परियोजना की शुरुआत होती है इसके 1 साल बाद 1974 में। कब हुई? 1974 के अंदर। और उसके बाद जो परियोजना आई वो थी हाथी मेरा साथी, हाथी मेरा साथी। और हाथी संरक्षण परियोजना, हाथी संरक्षण परियोजना, हाथी संरक्षण परियोजना की जो शुरुआत होती है वो 1991-92 के अंदर। ठीक है, ये प्रश्न याद रखना। और फिर गिद्ध संरक्षण परियोजना, गिद्ध संरक्षण जो परियोजना है वो 2006 में। और गंगा नदी डॉल्फिन परियोजना, मेरे दोस्त याद रखना, गंगा नदी डॉल्फिन परियोजना।
अरे गंगा नदी डॉल्फिन जो परियोजना है वो 2009 के अंदर, कब भाई, 2009 में। मेरे दोस्त समझ में तो आ रहा है ना? बिल्कुल, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो अपने इस परिवार को जो है वो अपना हिस्सा बनाओ, इस परिवार के साथ जुड़ो, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त। ठीक है, शेर परियोजना 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1972 के अंदर, टाइगर रिजर्व परियोजना मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, 1 अप्रैल 1973। भारत में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 55, और 55वां जो टाइगर रिजर्व है वो धौलपुर करौली राजस्थान के अंदर है। ये धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। मगरमच्छ परियोजना 1974 के अंदर, और हाथी संरक्षण जो परियोजना वो 91-92, गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006, और गंगा नदी डॉल्फिन परियोजना 2009। और इसी 2009 में गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दे दिया। राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो कौन सी है? जलीय जीव, वो गंगा नदी डॉल्फिन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बात आपको याद रखनी है। सांसनगीर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? गुजरात में। अब आ गया सांची का महान स्तूप। अरे ये वही है जो रुपया सिक्का के ऊपर अपने देखते हैं ना, वो बीबी छपी होती है, उसके आसपास वो शेर का चित्र, वो सारी जानकारी जो है वो सांची के स्तूप में वहां पर वो लगा हुआ है। ठीक है, और ये जो है सम्राट अशोक ने बनवाया। ये स्तूप जो है वो किसने बनाया? सम्राट अशोक ने। तो सम्राट अशोक द्वारा निर्मित ये स्तूप जो है वो कहां पर? ये स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में। कहां पर है मेरे दोस्त? मध्य प्रदेश के अंदर। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी एग्जामिनर पूछ ले कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और भोपाल से आपको याद रखना है, यहाँ पर एक रामसर साइट है जिसका नाम है भोज। तो भोज रामसर साइट जो है वो मध्य प्रदेश में है। भारत में, वर्तमान भारत में 75 रामसर साइट है। कितने साइट है? 75। बोलो, इतनी बात याद रह जाएगी ना दोस्त? हाँ गुरुजी, रह जाएगी। चलो 7 नंबर प्रश्न है, अध्याय धनी सी उड़ा दो, मैं तो देख ही नहीं रहा मेरे दोस्त, इस प्रश्न का जवाब तो तुम ही दे दोगे। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान की व्याख्या करता है? अरे संविधान की व्याख्या कौन करेगा? जहां पर न्याय होता है, जहां पर क्या होता है? न्याय। जहां न्याय होगा यानी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट करेगा भाई। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब एक बात याद रखना, राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश कानून बनाने के लिए, यानी कोई जरूरी पड़ जाएगी कानून बनाना ही है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है अनुच्छेद 124 के अंदर। बोलो, बात समझ में आ गई? ओके गुरुजी। और सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश तो डी.वाई. चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़। ये प्रश्न जो है तुम आधे तक याद रखना। ठीक है, देखने को मिल सकता है मेरे दोस्त प्रश्न इसका। ठीक है, और एक प्रश्न और याद रखना कि अंतिम अदालत होती है, अंतिम न्यायालय जो है वो भी कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जो भारत में संख्या है, सुप्रीम कोर्ट की जो संख्या है भारत में वो कितनी है? तो सुप्रीम कोर्ट भारत में एक ही है। और अंतिम अपील जो की जाती है वो भी कहाँ की जाती है? सुप्रीम कोर्ट में। और हाई कोर्ट कितने हैं गुरुजी? हाई कोर्ट की संख्या बात करें तो हाई कोर्ट है 25। इसके अलावा होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो अदालत कितने स्तर पे होती है? तो अदालत 3 स्तर पे होती है। अदालत के जो स्तर होते हैं वो कितने होते हैं? 3। सबसे बड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट। बोलो, बात समझ में आई के तरह? हाँ गुरुजी, बात समझ में आई। क्लास बढ़िया लग रही है, 3 क्लासें आ गई है, मैं आपको बहुत लगभग मैटर कवर करा दूंगा मेरे दोस्त। इसमें आप अंत तक जो है वो जुड़े रहिएगा, बहुत 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 फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात ये है कि किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न मिला था? अरे वाह, क्या बात है। तो ये तो जानकारी होनी चाहिए वैसे भी। तो भारत रत्न उस व्यक्ति को मिला, मैं तुम्हें हिंट देता हूं, फटाफट इसका उत्तर बताओ। 2 बार शपथ, 2 बार मतगणना इसके टाइम हुई थी, ये उत्तर बता दो, इसका आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, ये वही व्यक्ति है। ठीक है, इसके अलावा प्रश्न ये बताओ, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिसको भारत रत्न दिया गया था, प्रथम राष्ट्रपति, और वही देश भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति, ये 2 तो तुम्हें राष्ट्रपति बताने हैं। फिर बताओगे आप भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति। फिर आपको बताओगे भारत के 2 नंबर, ये तो पहले हो गए, फिर 2 नंबर के उपराष्ट्रपति कौन थे, ये प्रश्न बताओ।
बता दोगे? बिल्कुल गुरुजी बताएंगे, आप साथ हो तो डरने की क्या बात है। बिल्कुल। 2 बार मतगणना हुई थी वीवी गिरी के टाइम, वीवी गिरी के। बात समझ में आ गई? इसका राइट उत्तर ये होगा, बोले तो ए ऑप्शन, यानी बीबी गिरी। और उसके बाद अगर हम बात करें भारत के पहले राष्ट्रपति की, अब वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और दूसरे राष्ट्रपति की बात करूं, दूसरे राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधा जो कृष्णन है वो दूसरे राष्ट्रपति थे। और भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे, उपराष्ट्रपति, वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। गुरुजी दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। और याद रखना, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति थे। तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और भारत के पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। समझ में आया? कौन नहीं आया गुरुजी? तो ना आए तो एक बार और देखो। भारत का जो राष्ट्रपति, जिसे राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न दिया गया, वो थे वीवी गिरी। याद करो, वीवी गिरी। अब वीवी 2 बार आ रहा है ना, तो 2 बार मतगणना किसके समय हुई थी? वीवी गिरी के समय। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है मेरे दोस्त? फिर से बोलो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दूसरे है राधाकृष्णन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति जैसे ही पूछे आप उत्तर करना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये वही व्यक्ति हैं जो वो दूसरे राष्ट्रपति बने थे। और दूसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छी तरह से खोपड़ी में बिठा लेना। दिमाग से एक प्रश्न भी बाहर नहीं जाना चाहिए एग्जाम के अंदर। जब प्रश्न देखने को मिले तो कहें बिल्कुल ये प्रश्न तो वहां पड़ा था, ये वहां पड़ा था और ये वहां पड़ा था। और करंट जीके क्लासे में आपको फिर कह रहा हूं कि बिल्कुल जल्दी क्लासे शुरू मिलेंगी। बस मेरे कहने पे तुम 3-4 दिन वेट और कर लो, फिर करंट जीके कंटिन्यू डेली सुबह 6 बजे थाना उठा दे कर ये बाना है ना। तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की जो खानें मिलती हैं वो कहां पर है? अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण खान कौन सी यूरेनियम की, ये पूछाएगा। जादूगोड़ा झारखंड में है, कडप्पा आंध्र प्रदेश में, गुलबर्गा कर्नाटक में, वेस्ट काशी हिल्स मेघालय के अंदर। बात तो सही बता रहा है, लेकिन इसने यूरेनियम का प्रश्न दे दिया। तो यूरेनियम में फेमस है जादूगोड़ा। और जादूगोड़ा कहां पर है? वो है झारखंड के अंदर। कहां पर है मेरे दोस्त? झारखंड के अंदर। एक प्रश्न बता दीजिएगा मुझे, रानीगंज कहां पर है? रानीगंज कहां पर है? रानीगंज कहां पर है? और अगर मैं आपसे एक प्रश्न और पूछ लूं तो तलचर कहां पर है? ठीक है। इसके अलावा आप मुझे एक प्रश्न और बता दो, बोकारो कहां पर है? ये 3 जवाब फटाफट जवाब दे दो, एग्जामी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुजी रानीगंज तो रानीगंज ही होगी, कट जागे पश्चिमी बंगाल। तो रानीगंज कट है भाई पश्चिमी बंगाल। बोलो, समझ में आयो के? हाँ। तलचर, अरे तलचर आप फटाफट कमेंट में छाप दो। और हम बात करें बोकारो जो है वो है झारखंड में। बोकारो कहां पर है? झारखंड के अंदर। बिल्कुल बात समझ में आ गई आपको? ओके गुरुजी, हमें बात समझ में आ गई। कल एक प्रश्न दिया था मैंने, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कल मैंने एक प्रश्न दिया था, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वाह मेरे दोस्त, कई साथियों ने इसका जवाब दिया 5 जून को। कमेंट में बिल्कुल बहुत खुशी हुई ये बात देखकर कि 5 जून को ये बात दोस्तों ने याद है। चलो एक प्रश्न बताना कि ओजोन दिवस कब आता है? अभी ये कमेंट में लिखोगे आप, ओजोन दिवस कब आता है? क्लास खत्म होने के बाद कमेंट में लिखना इसका राइट उत्तर क्या होगा। दिवस तो मत आना, चाल तो फिर तो याद करा दूंगा, ठीक है। हाँ, आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विषुवत रेखा पर 10 देशांतर की दूरी लगभग किसके बराबर है? विषुवत रेखा की बात कर रहा है। विषुवत का मतलब भूमध्य रेखा की। 10 देशांतर की जो दूरी है वो लगभग 111 किलोमीटर के बराबर है। कितने के? 111 किलोमीटर के बराबर है। ये बात आपको जो है वो याद रखनी है, ठीक है। बिल्कुल। अब मुझे एक प्रश्न बताओ, अक्षांश रेखा के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गुरुजी अक्षांश रेखा के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं। वाह भाई वाह, वेरी गुड। चलो ये बताओ, मुख्यतः अक्षांश रेखाएं अपने मुख्य 3 पढ़ते हैं। कितने प्रकार की? 3। एक तो है कर्क रेखा,
23.5 कर्क रेखा। बीच वाली जो है वो भूमध्य विषुवत रेखा कह दो इसको, भूमध्य रेखा। और नीचे वाली जो है उसका नाम है मकर रेखा। तीनों ही रेखा जो है वो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। अफ्रीका से गुजरने वाली तीनों रेखा है। भारत से गुजरने वाली जो रेखा है उसका नाम है कर्क रेखा। और मकर रेखा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। किससे गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया से। अब मैं एक प्रश्न ये पूछता हूं, इन पे सूरज कब कब चमकता है? सूर्य की किरणें सीधी कब कब होती है? कर्क रेखा पे सूरज की किरणें जो होती हैं वो 21 जून को सीधी होती हैं। और 21 जून को एक योग दिवस की जो है वो रूप में बनाया जाता है। भूमध्य रेखा पे 2 बार चमकता है, एक बार 23 सितंबर को, और एक बार जो चमकता है वो 21 मार्च को। 21 मार्च को, तो 2 बार, ये बात याद रखनी है आपको। और मकर रेखा पे जो सूरज चमकता है वो 22 दिसंबर को। बिल्कुल सिंपल है मेरे दोस्त, याद रखना, ये बात जिंदगी में भी नहीं भूलनी है आपको। 22 दिसंबर को सूर्य कहां चमकता है? मकर रेखा पे। समझ में आ गई? ठीक है, तो इसका राइट उत्तर होगा 111 किलोमीटर। भारत की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी, बिल्कुल थी। 1915 से 1947 की अवधि को कहा जाता है, कौन सा युग कहा जाता है? गरम दल तो बिल्कुल नहीं था 1915 से पहले, नरम दल भी पहले, क्योंकि गरम दल नरम दल 16 में तो मिल ही गए थे। ठीक है, हाँ, ये था गांधी का दौर, गांधी जी का दौर था ये, बिल्कुल। और गांधी युग से आपके प्रश्न एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। देखो, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत में आए थे। 9 जनवरी 1915 और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में बनाया गया। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में 9 जनवरी 1915 में। 1916 के अंदर इन्होंने साबरमती स्थापना आश्रम खोला, साबरमती आश्रम। और 15 में एक व्यक्ति से मिले, जो 18 के अंदर 18 में मिले थे, सॉरी 18 में एक व्यक्ति से मिले जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल या शुक्ला, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ वो 1942 में। और अंग्रेजों को भारत छुड़ाते हुए 1947 में हमारा देश जो था वो आजाद हो गया। तो गांधी युग तक देश पढ़ते हैं अपने। और गांधी जी की जो हत्या है वो नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 में कर दी। और 30 जनवरी को एक दिवस बनाते हैं, शहीद दिवस। 30 जनवरी को एक दिवस कौन सा? शहीद। तो शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। बोलो, चले आगे। हाँ, तो गांधी का दौर कब से कब तक था? 1915 से 1947। बोलो, ये बात याद रह जाएगी ना? हाँ गुरुजी। आ जाओ 12 नंबर प्रश्न पे। अल बरूनी, बिरूनी लिख दिया गया, चलो कोई बात नहीं। द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? किताब उल हिंद किसने लिखा था? याद रखना, किताब उल हिंद जो लिखा था वो अल बरूनी ने। आपने एक राजा तो सुना होगा रे, बलवन। बिल्कुल गुरुजी, बलवन का नाम तो कौन नहीं जानता। बलवन का एक बेटा था, बलवन का पुत्र था जिसका नाम था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, मोहम्मद खां के दो या शाह के दो। मोहम्मद खां के समय दहलवी और अमीर खुसरो का साहित्य जीवन शुरू हुआ था। अमीर खुसरो का जो साहित्य जीवन शुरू हुआ था वो जो है मोहम्मद खां के समय खुसरो का साहित्य जीवन शुरू हुआ। साहित्य जीवन शुरू हुआ तो अमीर खुसरो का साहित्य जीवन जो शुरू हुआ था वो मोहम्मद खां के समय, ठीक है। और एक और व्यक्ति था दहलवी, याद रखना, दहलवी। दहलवी और दहलवी को भारत का सादी कहते हैं। भारत का सादी किसे कहते हैं? और याद रखना, दहलवी को। और सिद्दी मौला एक संत थे जिसको ईरानी संत थे, ईरान से आए थे। जलालुद्दीन खिलजी ने हाथी के पैर के नीचे खिंचलवा कर मार दिया था भाई, ठीक है, याद रखना ये बात। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो किताब उल हिंद, ठीक है। 1920 के दशक में भारत में सूदी आंदोलन किसने शुरू किया था? 1920 में सूदी आंदोलन जो चलाया था उस व्यक्ति का नाम बता दीजिएगा फटाफट। गुरुजी, वो व्यक्ति जो थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना जो की थी, आर्य समाज के जो संस्थापक माने जाते हैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय के सहयोग से इसके
सहयोग से एक बहुत बढ़िया काम हुआ भारत में। क्या गुरुजी? बात है 1829 की। कब की बात है? 1829 की। विलियम वेंटिंग की सहायता से, विलियम वेंटिंग की सहायता से, विलियम वेंटिंग की सहायता से सती प्रथा पे रोक लगा दी। सती प्रथा पे क्या लगा दी गई? सती प्रथा पे रोक। तो सती प्रथा पर जो रोक लगाई गई थी, बताओ वो कब लगाई गई थी? सती प्रथा पर जो रोक लगी वो याद रखना मेरे दोस्त, 1829 में विलियम वेंटिंग ने। ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न और याद रखना, सती प्रथा की सबसे पहले जानकारी कहाँ मिलती है? तो एक अभिलेख है जिसका नाम है एरन अभिलेख। कौन सा अभिलेख? एरन अभिलेख। एरन अभिलेख जो है वो 510 ईस्वी के आसपास का है। कौन सी ईस्वी के आसपास का है? 510। ये भानुगुप्त के समय का है। कौन से गुप्त के? भानुगुप्त। तो भानुगुप्त के समय जो लगा था एरन अभिलेख, इसमें सती प्रथा की सर्वप्रथम जानकारी मिलती है। सती प्रथा की सर्वप्रथम जानकारी किसके अंदर मिलती है? तो वो एरन अभिलेख में सर्वप्रथम क्या मिलती है? जानकारी। जानकारी। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? ओके गुरुजी, बात समझ में तो आ रही है। अरे क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर क्यों नहीं करते मेरे दोस्त? तुम, मेरा दिल खुश हो जाएगा। थोड़े से संख्या और बढ़ा दो ना, मजा आ जाएगा पढ़ाने में। दिन व दिन जो है फिर दबाव बढ़ता जाएगा, और उस दबाव के चक्कर में इतने मजेदार प्रश्न लाऊंगा। और व्याख्या अभी तो देखी क्या है, व्याख्या आप और आगे देखोगे। बस थोड़ा सा हौसला जो है वो बढ़ाओ आप मेरा, उसके बाद आनंद और मजा देखो क्लास के अंदर। यहीं पर सब कुछ जो कर्क रेखा है वो दिखा देंगे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? अरे मेरे दोस्त कल ही बता के गया था, और वो राज्य भी गिनाए थे। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। बोलो, कल लिखाए थे या नहीं लिखाए थे? बिल्कुल लिखाए थे। भारत में यूटी केंद्र शासित प्रदेश, यानी यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश की संख्या भी कितनी है? 8 है। चलें आगे। ओके। इनमें से कौन सा उत्तर पूर्वी भारत में दक्कन के पठार का हिस्सा नहीं है? दक्कन का जो पठार है उसका उत्तर पूर्वी भारत में कौन सा जो भाग है वो हिस्सा नहीं है? तो उत्तर पूर्वी भाग में तो एक तो मेघालय है, बिल्कुल है। कार्बी आंग, ये क्या है? कार्बी आंगलोग, अच्छा, कार्बी आंगलोग का पठार भी है। उत्तर कछार की पहाड़ियां, उत्तर कछार मतलब याद रखना, आपने कछारी मिट्टी का नाम सुना है ना? कछारी मृदा, उसे ही बोलते हैं दोमट मिट्टी। उसे ही क्या बोलते हैं? दोमट मिट्टी। और उसे ही बोलते हैं निक्षेपण मृदा। उसे ही क्या बोलते हैं? निक्षेपण मृदा। और उसे ही बोलते हैं जलोढ़ मृदा। तो ये सारे जो नाम है वो एक ही मिट्टी के हैं, एक ही मिट्टी के ये सारे उपनाम है। दोमट मिट्टी कब हो जाती है? जब चीका मिट्टी के कण, चीका व बालू के कण बराबर हो, बालू के कण जो है वो बराबर हो, तब जो मिट्टी है वो कौन सी हो जाएगी? दोमट, बराबर हो। और याद रखना एक प्रश्न, मृदा दिवस कब आता है? मृदा दिवस जो बनाया जाता है वो 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को जो दिवस आता है वो कौन सा आता है? मृदा दिवस, मेरे दोस्त याद रखना। और यूएनओ ने मृदा वर्ष कौन सा घोषित किया है? मृदा वर्ष जो घोषित किया, 5 को याद रखना, 5 को याद रखना, 2015। ठीक है। तो इसका जो राइट उत्तर होगा, उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ी नहीं है? कैमूर की पहाड़ी। कैमूर की पहाड़ी नहीं है। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछे मूक घाटी कहां पर है? साइलेंट वैली का नाम सुना है? शांत घाटी का? हाँ गुरुजी, शांत घाटी का नाम सुना है। शांत घाटी का, साइलेंट वैली का नाम सुना है, उसे ही क्या कहते हैं? मूक। तो ये किस राज्य के अंदर है? केरल के अंदर। प्रश्न याद रखना, मूक घाटी पूछे, शांत घाटी कहां पर है? केरल के अंदर। ओके दोस्त, समझ में तो आ रही है बात? हाँ गुरुजी, बहुत प्यारे तरीके से समझ में आ रही है। कौन सी वनस्पति गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी के डेल्टा के आच्छादित जो है वो करती है? देखो, मैंने आपको एक वन पढ़ाया था, ये टॉपिक वन वाला, और जिसमें मैंने कहा ग्रान वन, जिसे अनूप वन भी कहते हैं। कौन से वन कहते हैं? अनूप वन। तो ये जो वन है, याद रखना, ये जल में उगते हैं, डेल्टाई क्षेत्र में उगते हैं। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन भारत में सर्वाधिक कहां पर है? अरे भारत में ये वन सर्वाधिक है पश्चिमी बंगाल में। कहां पर है? पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, याद रखना। पर्णपाती का मतलब होता है पतझड़ वन। पर्णपाती का मतलब क्या होता है? पतझड़ वन। तो याद रखना, पश्चिम बंगाल के बाद ये वन सर्वाधिक देखने को मिले गुजरात में, उसके बाद अंडमान निकोबार के अंदर, याद रह जाएगी। और सदाबहार वन, अरे सदाबहार वन जो है, बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी गलियों में, पश्चिमी तट, हाँ बाहर बन के, याद रखना। पश्चिमी तट भारत में, पश्चिम जो है ना ये दक्षिण भारत है, और एक इस वाले बेल्ट के अंदर मिलेंगे ज्यादा, और इधर पूर्वी जो भारत है उन राज्यों में, है ना।
और एक साथ एक बात और याद रखना, इस सदाबहार वन को पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी के फेफड़े। और एक प्रश्न और लिखा हूं बढ़िया, ये अंडमान निकोबार में भी देखने को मिलते हैं। अंडमान निकोबार के अंदर भी जो है देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, याद रखना, सदाबहार वन अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। बिल्कुल ये बात आपको याद रखनी है। अंडमान निकोबार की राजधानी बताओगा? गुरुजी बता देंगे, पोर्ट ब्लेयर। अरे क्या दिल जीत रखा है भाई। हाँ, अनाईमुडी। देखो, इस प्रकार से आया पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। इधर पूर्व है, पश्चिम है, पश्चिम, ठीक है। तो इधर पश्चिमी घाट, इधर आया पूर्वी घाट। इन दोनों का मिलन स्थल जो हुआ वो हुआ नीलगिरी पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? नीलगिरी पहाड़ी पर। तो नीलगिरी पहाड़ी के अंदर एक चोटी है जिसका नाम है अनाईमुडी। क्या नाम है? अनाईमुडी। और अनाईमुडी के ऊपर एक चोटी और है जिसे बोलते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। क्या नाम है? अनाईमुडी पर जो चोटी है उसका नाम है अन्नामलाई। क्या नाम है? अन्नामलाई। और यही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, इतनी ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है? अन्नामलाई पहाड़ी। गुरुजी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखो, दूसरी के प्रश्न बताऊं, अगर प्रश्न पूछे दूसरी विश्व में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो बोलना K2, ठीक है। और दूसरी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है, उस पर्वत का नाम है नंदा देवी। नंदा देवी। और नंदा देवी जो पर्वत है वो भारत के किस राज्य में? उत्तराखंड के अंदर। याद रह जाएगी। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। दोदा बेटा, ले बिल्कुल सिंपल है मेरे दोस्त, याद, दोदा बेटा ने याद रखो दक्षिण भारत में। और भारत में दूसरी चोटी नंदा देवा है। और विश्व की सबसे दूसरी चोटी ऊंची कौन सी है? K2। तो विश्व की पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है गुरुजी, याद होगी। तो होएगी याद, क्यों नहीं हो भाई। भारत में कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादन करता है? देखो, जूट और चावल को एक ही याद रखना थे, बोले तो पश्चिमी बंगाल। बोले तो क्या भाई? पश्चिमी बंगाल। जूट का, चावल का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? पश्चिमी बंगाल। ठीक है, याद रखना। असम के अंदर सर्वाधिक होती है चाय। क्या होती है? चाय। चाय सर्वाधिक जो है वो कहां पर होती है? असम के अंदर। बोलो, ये प्रश्न के साथ डील कर लोगे ना। तो जूट की बात करें तो पश्चिमी बंगाल के अंदर सर्वाधिक जूट का क्या होता है? उत्पादन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल, मैंने कल ही बताया था, दय से 10 और दय से दल बदल। और 10वीं अनुसूची के जो है वो कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 10वीं अनुसूची जो जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची को जो जोड़ा गया था वो 52वां संविधान संशोधन। और 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1985 में। कल कई साथियों का मैसेज आया, सर आपने लिखाया था 61वां संविधान संशोधन, वो कब हुआ? बिल्कुल, मैं तभी तो कहता हूं आपके मैसेज पढ़ता हूं। जो भी टॉपिक करना हो आपने, ऊर्जा, भारत की ऊर्जा, कई साथी गिरे करवाओ, बिल्कुल जल्द वो टॉपिक करवाऊंगा मैं। ठीक है, 1-2 दिन में आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक हो आपको समझ ना आए तो वो कमेंट में लिख दो, चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का हो, हिंदी का हो। मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट कर लूंगा किसी से, तुम्हें तो मिलेगा मेरे दोस्त। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन जो है वो हुआ 1989 के अंदर। इसमें क्या किया गया था? वोट देने की उम्र 21 वर्ष थी और 21 वर्ष से घटाकर जो है वो 18 वर्ष कर दी। अब जो व्यक्ति है 18 वर्ष की उम्र का जो है वो वोट दे सकता है। तो आज 18 वर्ष उम्र का व्यक्ति वोट दे सकता है। 18 वर्ष वालों याद रखो, कौन से संविधान संशोधन में ये बात की थी? 61वां संविधान संशोधन 1989। चलो भाई, लास्ट प्रश्न आज की क्लास का। किस सत्र में सरोजनी नायडू भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी? आपको मैं जानकारी के लिए बात बता दूं, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, भारत की बात कर रहा हूं, भारत की प्रथम महिला जो राज्यपाल थी वो सरोजनी नायडू ही थी। राज्यपाल कौन? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू राज्यपाल इसलिए बनी क्योंकि इन्होंने कान पकड़ लिए थे। बिल्कुल, तो कान पकड़ने से याद रखना कानपुर। कानपुर में 1925 के अंदर सरोजनी नायडू जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। तो भारत की पहली महिला जो अध्यक्ष है कांग्रेस की, वह भी कौन है? सरोजनी नायडू। और भारत की पहली महिला राज्यपाल है वो भी कौन है? सरोजनी नायडू। 1925 में कहां पर? कानपुर के अंदर। अच्छा, कई साथी बोले थे गुरुजी जीडी की टेस्ट सीरीज जो है वो खरीदनी है। जिसको साथी को टेस्ट सीरीज खरीदनी है
विजन इंस्टीट्यूट नाम से जो है ऐप डाउनलोड करो। यहीं पर कोर्स वगैरह जो है जीके का स्पेशल लेना हो चाहे कंप्लीट कोर्स लेना हो, वो यहाँ पर आपको सब मिल जाएंगे। पूरी मेहनत और शिद्दत से पढ़ाई जो है वो करवाई गई है मेरे दोस्त, किंतु परंतु नहीं होगा। एक बार विश्वास करके आप आओ, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। और ये अपना टेलीग्राम चैनल है, और ये जो जितना मैंने अभी पढ़ाया है इस नोट्स की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए जीके बाय अजय सर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, या विजन इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। यहाँ पर ये पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी मेरे दोस्त। ठीक है, बोलो बात थाने समझ में आई? आई तो कितनी आई आज? आज खूब आ गई। तो आज कैसे लगी क्लास कमेंट में जरूर कमेंट कर दे यार। थोड़ा अच्छा लगता है कि गुरुजी क्लास अच्छी चल रही है, या कोई कमी लगे तो कमी कर दो, कमी स्वीकार करेंगे भाई। ठीक है, ओके, जय हिंद, गुड नाइट, सो बढ़िया खा पी के, मिला आपा कल।